हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का वीडियो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उनको कि सर आपने कहा था कि हम लोग पास्ट एग्ज़ाम्स के पेपर्स कराएंगे और वो आपने अभी तक कराए नहीं हैं। पास्ट एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं और वो आप कराएं 15 मार्च से आपने बोला था। तो डिले करने का एक रीज़न था और रीज़न ये था कि बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेरी रेस की थी कि सर पेपर हम लोग अभी, चूंकि उन्होंने लास्ट में 15 मार्च के बाद में अपना लास्ट रिवीजन बच्चे स्टार्ट करते हैं, तो उनका ऐसा टारगेट होता है कि 15 मार्च से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे और 15 अप्रैल तक हम लोग अपना जो फर्स्ट ग्रुप का रिवीजन है वो कंप्लीट करेंगे एंड 15 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक हम लोग अपना रिवीजन करेंगे सेकंड ग्रुप का। और उसके बाद में जो लास्ट के हमारे 4 डेज होंगे जो मई के स्टार्ट होंगे, क्योंकि आपके 5th से पेपर स्टार्ट हैं, तो वो 1 2 3 4 या जो भी शुरू के डेज है उसमें अकाउंट्स के पेपर की प्रिपरेशन एंड देन सो ऑन। और ऑडिट का पेपर है भी 13 मई को, तो लगभग 1 महीने का गैप था। तो पास्ट के जो पेपर्स हमें डिस्कस करने थे वो हम लोगों ने इसीलिए पेंडिंग छोड़े हुए थे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये इशू था और मुझे भी काफ़ी हद तक ये जेन्युइन लगा कि पेपर्स हम लोग बिल्कुल लास्ट में करें। और उनको लास्ट में इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि हमें एग्जैक्ट जो हमारा जो पीक टाइम है बिल्कुल जहाँ से हम लोगों का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन होने वाला है वहाँ देखें। ठीक है, तो हम बस अब पास्ट पेपर्स के जो वीडियोस हैं वो डालना चालू करेंगे ही, अब है ना वो स्टार्ट हो जाएंगे और हम आपको कम से कम 4 से 6 अटैम्प्ट के पेपर कराएंगे। लेकिन यहाँ आपको दो बातें अच्छे से समझनी है जो कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन भी है। सर एमटीपी आरटीपी करें क्या? देखिए एमटीपी आरटीपी की कोई नीड नहीं होती है, अनलिमिटेड कंटेंट है, हर बार नया आ रहा है। अगर आप पास्ट का ट्रेंड देखेंगे पेपर का, पिछले 5 अटैम्प्ट का 6 अटैम्प्ट का, तो पेपर का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल ही डिस्टिंग्विश्ड ट्रेंड है, एकदम बदलता हुआ ट्रेंड है, कोई भी उसके अंदर रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये कन्फ्यूजन है मैं आपको दूर कर देता हूँ। आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि पास्ट के पेपर्स को करने से हमारा परफॉर्मेंस स्ट्रांग होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि पेपर हमेशा से ही एकदम ट्रेंड से अलग आ रहा है, तो आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग होना ज़रूरी है। जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वो पूरा पढ़ना ज़रूरी है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोच के जाइएगा कि यार पास्ट के 4 अटैम्प्ट्स के 6 अटैम्प्ट्स के हमने पेपर कर लिए तो अभी हमारा जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा, हम लोग क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। पास्ट पेपर्स करना सिर्फ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको ये पता चले पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है। ठीक है, पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है। और इंस्टीट्यूट ने लास्ट 3 अटैम्प्ट के जो पेपर्स दिए, जनवरी 26 के, उससे पहले सितंबर 25 के और मई 25 के, उन तीनों ही पेपर को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही बदलता हुआ सा ट्रेंड नज़र आएगा। कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, पूरा पूरा पेपर अलग आ जा रहा है। और अभी मई वाला, जनवरी 2026 वाला पेपर तो आपने देखा ही था क्या उसके अंदर हुआ। तो इसीलिए आपका जो प्रिपरेशन है, जो कंटेंट है, वही आपको पढ़ना है। पास्ट पेपर इज़ जस्ट अ गाइड, उसके भरोसे नहीं जाना है बिल्कुल भी। ठीक है, दूसरा एक जो बड़ा क्वेरी है बच्चों का वो है कि सर हम आंसर लिखने का पैटर्न क्या हो। मैंने इसके लिए पहले एक बहुत वीडियो डाला था, अगर आप लोगों ने शायद उसको देखा हो, और आप लोगों ने तो बहुत सारे उस पर वीडियोज़ पर लाइक्स भी दिए थे, उस पर कमेंट भी आए थे कई बच्चों के। और उस मुझे लगा शायद वो इस वीडियो से आपको आइडिया लग गया है। मैं उसका रेफरेंस आपको दोबारा डाल दूंगा। बाकी मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझना है। बेटा लिखने का कोई पैटर्न नहीं होता है। आप अपने मन से ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि इंस्टीट्यूट के पेपर में आंसर लिखने का कोई पैटर्न है। ये सिर्फ यूट्यूब के या जो क्लासरूम के टीचर्स हैं उन लोगों ने बच्चों को बरगला रखा है एक तरीके से, मैं यही बोलूँगा। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? आप इंस्टीट्यूट के खुद के सजेस्टेड आंसर देखिए। एक क्वेश्चन जो 3 अटैम्प्ट में आ रहा है, तीनों बार आंसर लिखने का तरीका अलग अलग है। कंटेंट सेम हो सकता है, तीनों का आंसर सेम हो सकता है, लेकिन तीनों में जो लिखने का तरीका है, कुछ जगह उन्होंने क्या करा, पहले केस स्टडी के अंदर पहले कंक्लूजन लिख दिया, उसके बाद में फिर वो आगे उसका रीज़न समझा रहे हैं। कुछ जगह पहले रीज़न बताया फिर कंक्लूजन बताया, कुछ जगह दोनों को मिक्स करके बताया। मतलब कोई पैटर्न नहीं होता है, आपका आंसर सही होना चाहिए। ट्रस्ट मी, आप इस बात पे भरोसा रखिए मेरी। पेपर में लिखने का कोई प्रैक्टिस नहीं होता, कोई ट्रेंड नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता। ये गलत फहमी है। बच्चे पास हो रहे हैं बिना पैटर्न के भी, आंसर सही होना ज़रूरी है। सिर्फ 2 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं आंसर को लिखने में। अगर केस स्टडी है तो 2 बातें, केस स्टडी नहीं है तो एक बात। केस स्टडी है तो 2 बातें क्या? पहला, आपके आंसर का लॉजिक होना चाहिए, यानी प्रोविजन जो भी आप कोट कर रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं वो सही होना चाहिए। दूसरा, आप उसको लिंक कर पाए अपने क्वेश्चन जो उसने पूछा है। अब ये जो स्किल है, ये कोई स्किल ऐसी नहीं है जिसको डेवलप करने के लिए आपको कोई अलग से क्लासेस लेनी है, किसी टीचर के वीडियोस देखने हैं। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है बच्चे, ये बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है? आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है,
क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या है। अब जिस भी चीज़ पर क्वेश्चन है वो पहले तो वो प्रोविजन आपको लिख देना है कि प्रोविजन क्या दे रखा है इंस्टीट्यूट ने, जहाँ पे भी है। जैसे स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग का है, अंकेक्षण मानक का है, तो अंकेक्षण मानक का आप उसके अंदर जो है वो देंगे, और ये उसके प्रोविजन का। और उसके बाद में जो क्वेश्चन में सवाल पूछा उसको उस लॉजिक को यूज़ करते हुए आंसर देना होता है। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, भरोसा रखिए कोई पैटर्न नहीं होता है। इतने सालों से हम देख रहे हैं इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स में, जो बच्चे इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं वो पास हो रहे हैं। जो बच्चे वो जो एक बच्चों को सिखाते हैं ना क्लासरूम के अंदर, यूट्यूब पे टीचर्स हैं या कोई भी और टीचर्स हैं जो क्लास में बच्चों को सिखाते हैं कि आप पहले क्वेश्चन समझाइए, फिर आप पेपर लिखिए, ऐसे लॉजिक लिखिए, फिर उसके बाद में आप, वो बच्चे फेल हो रहे हैं। क्यों? अरे लॉजिक सही होना चाहिए ना, आंसर सही होता है। पैटर्न सही होने से, तरीका सही होने से कोई भी नंबर नहीं मिलते। तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें। मेरा पहला और आखिरी फोकस इसी बात पर होता है कि कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं वो एकदम क्लियर हो, कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वो अगर क्लियर रहेगा तो आपका आंसर सही ही होगा। आप किसी भी तरीके से लिखें जैसा आपका मन करे, लेकिन लॉजिक सही हो, और लॉजिक से जो आपने उस क्वेश्चन को लिंक करके कंक्लूजन बनाया है वो सही होना चाहिए। आपको जैसे लिखना है, जो भाषा का प्रयोग करना है लिखें। थोड़ी दो तीन बातें, एक तो ये, दूसरी बात जो ध्यान रखनी होती है वो ये टेक्निकल वर्ड्स यानी तकनीकी शब्द जो हैं उनका प्रयोग करें। अंकेक्षक है तो अंकेक्षक ही लिखें, अंकेक्षण वर्ड लिखना है तो अंकेक्षण लिखें, अगर कहीं मिथ्या वर्णन है तो मिथ्या वर्णन लिखें। अब आप उसको कुछ और लिख देंगे, नंबर कटेंगे। नंबर सिर्फ तभी कटते हैं जब आप जो है शब्दों का सही चयन नहीं करते हैं। आप नंबर तभी करते हैं जब आप लॉजिक देते हैं। आंसर लिखने का तरीका, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट ने आज तक भी अपने इतिहास में, अपने किसी भी नोट में, लेक्चर में, किसी सर्कुलर में, नोटिफिकेशन में नहीं निकाला है। तो आप बेवजह अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं इस बात को लेकर कि यार आंसर लिखने का पैटर्न क्या होगा, आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, आंसर लिखने को हम कैसे प्रेजेंट करना है, हम एग्जाम में कैसे अटेंड करना है। नहीं, लॉजिक सही होना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए। लिखना आने का मतलब इतना सा होता है कि लॉजिक जो आप दे रहे हैं उससे आपके आंसर का कंक्लूजन बना सके, यानी लोग, पढ़ने वाले को लगे कि हाँ जो आपने लॉजिक दिया उसी से आपने क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करा है। तो ये आपको ध्यान में रखना होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा एक आंसर लिखने का तरीका, और पेपर को, हमें जो पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस को लेकर डाउट है वो आप अपना दूर कीजिए ना। पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस सिर्फ आपको पेपर कैसा आ रहा है वो पता चलेगा, अदरवाइज प्रिपरेशन जो है वो आपके जो कंटेंट है उसी को करना है, क्योंकि कहीं से भी सवाल पूछ रहे हैं, कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं, कहीं से भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, पेपर का लिखने का कोई पैटर्न नहीं है आंसर का, बस आपका लॉजिक सही होना चाहिए, आपको आंसर को लिंक करना आना चाहिए जो क्वेरी पूछा। तीसरा, एक और बच्चों को बड़ा डाउट आ रहा है, कन्फ्यूजन आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि यार हम लोग जो हिंदी के कंटेंट हमें दिया है, जो भी हमें पढ़ा रहे हैं लेक्चर्स में, उसमें कई चीज़ें छूटी हुई है। आज एक्चुअली में हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं। आप ना किसी टीचर की, ऑथर की बुक को लेकर बैठे हैं अंग्रेजी की, और आप उससे कंपेयर कर रहे हैं, और उससे जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपको उसमें से कुछ चीज़ें मिसिंग लग रही हैं। देखो क्या होता है ना, किसी बुक को किसी से कंपेयर नहीं करना होता है बच्चे, ये गलत तरीका होता है। इससे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी पूरी प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। आप क्या, और क्यों है ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चों के पढ़ने का तरीका अलग है, हिंदी वाले बच्चों का पढ़ने का तरीका अलग है, इसीलिए तो आपको अलग से लेक्चर्स अवेलेबल कराएं। यदि सेम पैटर्न होता, सेम तरीका होता और सेम ही बुक होती तो हम आपको वही बुक अवेलेबल करा देते ना, उसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर देते, वो हमारे लिए ज़्यादा आसान था, गूगल से कन्वर्ट कर लेते, हमारा काम हो जाता। हम आपको हाथ से नोट्स नहीं लिखवाते। तो अगर हमने आपको नोट्स दिए हैं और उसमें जितना लिखा है वही काम का है, कुछ भी चीज़ अगर उसमें नहीं है तो वो इररिलेवेंट है, इसलिए छोड़ी गई है। एक सिंगल भी चीज़ ऐसी आपको, जो मैंने लेक्चर में पढ़ाया है, क्लास के अंदर जो हमने स्टडी करी है, उनमें एक सिंगल भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रेलेवेंट है और हमारे नोट्स में ना हो या मैंने क्लास में नहीं पढ़ाई हो। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप कंपेयर मत करो बेटा, कंपेयर करते हो ना तो दिक्कत होती है। अब अगर आप उसी टीचर की किताब को, जिस भी टीचर की बुक को, इंग्लिश की बुक को आप लेके और हिंदी वाली बुक से पढ़ रहे हैं, अगर आप उसे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से कंपेयर करेंगे ना तो आपको उस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे नहीं मिलेंगे जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे आपको नहीं मिलेंगे, बहुत सारा कंटेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, लेकिन उन टीचर के नोट्स में नहीं, क्योंकि उन टीचर ने जब वो बुक बनाई तो उनको जो इररिलेवेंट लगा वो हटा दिया। यही सही तरीका होता है, यही तो टीचर का काम है। तो आप ना ऐसे कंपेयर मत करो किताब में। कोई, सबकी किताब अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन टीचर की बुक खराब है, वो बुक ठीक है, अच्छी है, बहुत अच्छी बुक है जो भी टीचर का आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारे टीचर्स की किताब अच्छी होती है,
सब टीचर्स बहुत अच्छी ही बुक बनाते हैं, बहुत अच्छे ही नोट्स बनाते हैं, कोई ख़राब नहीं बनाता, लेकिन हर किसी का तरीका अलग अलग होता है बेटा। और अंग्रेजी वाले बच्चों का तरीका अलग है, हिंदी वालों का अलग है। तो आप उस तरीके को फॉलो नहीं करें, आप सिर्फ एक सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, बिल्कुल आसान स्ट्रेटजी है, आप भरोसा रखिए, आप पास हो जाएंगे ऑडिट में। बिल्कुल मुश्किल काम नहीं। बस 3 बातें जो मैंने आपको बताई, मैं जो कि दोबारा रिपीट करता हूँ। एक तो जो नोट्स आपको हमने दिए हैं क्लास में, जो मैंने लिखवाए हैं, बहुत सारे बच्चों, एक चौथी बात पे भी मैं भी जाऊँगा, टेलीग्राम पे नोट्स को लेकर बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, बट उसमें बाद में बात करते हैं। क्लास में जो मैंने लिखवाया है, जितना भी कंटेंट मैंने लिखवाया है क्लास के अंदर, वो सारा कंटेंट आपको जितना एग्जाम में काम का है वो सब कवर्ड है। एक सिंगल भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छूटी है। तो मैंने जितनी भी पूरे हर एक चैप्टर के नोट्स मैंने लिखवाए हैं, ठीक है, क्लास के अंदर आप लोगों ने लेक्चर्स में देखा ही होगा, लिखे हुए हैं, या फिर मैंने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में से पढ़ाया है। स्टडी मटेरियल जो है इंस्टीट्यूट का, उससे पढ़ा है। जैसे चैप्टर नंबर 5 है, वो सीधा हम लोगों ने मॉड्यूल में से ही पढ़ा है। तो उसके बाहर कुछ नहीं आता, उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा, आंसर लिखने का पैटर्न का कोई सिस्टम नहीं है, लॉजिक सही होना चाहिए, आप सही लॉजिक देंगे, और जो टॉपिक है, जिस पर्टिकुलर टॉपिक से वो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उससे उसको लिंक करना है, तो ही आपका आंसर फिट बैठेगा। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, तीसरी जो चीज़ है, वो तीसरी चीज़ ये है कि आपको पास्ट पेपर्स के बेसिस पर अपने प्रिपरेशन नहीं करनी होती है, आपको सारा पढ़ना है, 100% पढ़ना है, ठीक है। जो भी हमने क्लास में पढ़ाया उसमें से कहीं से भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है। अब आती चौथी बात, सर टेलीग्राम पे नोट्स, हमें कई बच्चों को मैंने शुरू में ही कहा था, मैंने पहले भी डाला था, जब भी आप हमारे कोर्स को परचेस करते हैं, जब भी आप हमारा कोर्स लेते हैं, अब जो भी बच्चे मुझसे कॉल पे बात करते हैं, मैं सब बच्चों को एक ही बात कहता हूँ कि बेटा नोट्स टेलीग्राम पे हैं, लेकिन आप टेलीग्राम के नोट्स को मत यूज़ कीजिए, आप अपने हाथ से लिखिए। अब देखिए, आप उन्हीं नोट्स को अगर हाथ से लिखते हैं ना, तो आपका एक पूरा रिवीजन बच जाता है। पर आप लोग अपनी थोड़ी सी मेहनत को बचाने के लिए हम जो कहते हैं उसे फॉलो नहीं करते, फिर जब आप लोगों का रिजल्ट नेगेटिव आता है, तब आप लोगों को बड़ा दुख होता है, बड़ी परेशानी होती है कि सर हमारा क्लियर ही नहीं हुआ। जबकि टीचर जो एडवाइस करता है, डॉक्टर की, टीचर की, माँ बाप की एडवाइस को एज इट इज़ मान लेना चाहिए, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहिए, उसके अंदर किसी तरह का कोई भी जो है ना, आपको अपना इफ एंड बट नहीं लगाना चाहिए। हमने आपको बहुत कहा था कि भाई क्लास में जो हम लिखा रहे हैं, आप हाथ से लिखते जाएं, लेक्चर सुनते जाएं, लिखते जाएं, थोड़ी मेहनत होगी। जो लेक्चर 1 घंटे में हो रहा है वो 2 घंटे में कंप्लीट होगा, लेकिन उसका फायदा ये मिलेगा कि 100 घंटे के लेक्चर आपके 200 घंटे हुए, मान लेते हैं एक बार, पर आपका पूरा एक बल्कि 2 रिवीजन खत्म हो जाते हैं, आपको नहीं करना पड़ता, हाथ से लिखे हुए नोट्स लिखते लिखते याद हो जाते हैं। और जब आप रिवीजन करते हैं, अपना एक ही रिवीजन करना है, 3 की जगह एक ही रिवीजन, वो एक रिवीजन भी आपका इतना फास्ट होगा क्योंकि आपने अपने हाथ से लिखे। बट जैसा मैं देख पा रहा हूँ, जिस तरीके से बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, उससे ये समझ में तो आ रहा है कि लगभग 90% बच्चों ने अपने नोट्स को हाथ से नहीं लिखा। दे जस्ट वांट कि हम लोग टेलीग्राम से या कहीं से भी नोट्स के मिल जाए और हम सीधा प्रिंट आउट निकालें और पढ़ ले, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम लोग जितना टाइम लिखने में ख़राब करेंगे, उससे ज़्यादा टाइम तो हम लोग 3 बार पढ़ लेंगे, उससे याद हो जाएंगे। याद बेटा ऐसे याद होते हैं क्या? इतने 100 पेज के, 150 पेज के, 50 पेज के नोट्स याद होते हैं क्या? जब उसको हाथ से लिखते हैं तो याद होते हैं। खैर, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, अब तो इतना टाइम भी नहीं बचा कि आप हाथ से लिख पाएँ। तो हम लोगों ने लगभग सारे ही चैप्टर के नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं उस पर टेलीग्राम के ऊपर। आई थिंक जहाँ तक मुझे ध्यान है तो कोई चैप्टर ऐसा है नहीं। जिन चैप्टर के नोट्स नहीं हैं उनके नोट्स आपको नोट डाउन ही करने हैं, क्योंकि वो नोट्स इंटेंशनली नहीं डाले गए हैं। बाकी मैंने सब अवेलेबल करा दिया। मैं और भी, जिस भी बच्चे को अगर ऐसा लग रहा है कि नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं व्हाट्सअप पे आपको शेयर कर दूंगा। जिन बच्चों ने मुझसे पहले मांगे हैं मैंने उनको शेयर करे हैं, और आप मुझसे मांगेंगे तो मैं आपको भी शेयर कर दूंगा, उसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए। और फिर भी कोई क्वेरी आप बिल्कुल, अभी तो मैं क्या कुछ दिनों से बैंक ऑडिट पे बिजी था, तो कई बच्चों को मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। मतलब हम लाइक 10-12 दिनों से हम लोग, बैंक ऑडिट्स होती हैं इस समय, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। हम रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे घर पहुंच रहे हैं, सुबह फिर 8 बजे वापस से ऑफिस जा रहे हैं। सो क्लासेस से डिस्टर्ब चल रही थी, वी आर नॉट एबल टू रिप्लाई। लेकिन अब आप लोग आराम से बिल्कुल बिंदास होकर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं विद इन 24 आवर्स आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। विद इन 24 आवर्स आपके पास में रिप्लाई आ जाएगा, बल्कि उससे पहले ही आ जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेरीज आप डालें, मैं व्हाट्सअप पे इसको रिजॉल्व कर दूंगा, व्हाट्सअप पे ही आपकी क्वेरी का रिप्लाई आ जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। जो भी डाउट आ रहा है फ़ोटो खींचिए, मुझे भेजिए, मैं आपको हाथ क्या जवाब दूंगा उसका, या 24 आवर्स में जवाब दे दूंगा, उससे भी कम टाइम में, ठीक है। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे बोल दीजिए टॉपिक सर ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उस टॉपिक को भी आपको इमीडिएटली एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाट्सअप नोट्स पे ही। लगा बड़ा टॉपिक है तो अलग से क्लास में एक रिकॉर्ड करके और आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप उसको वहाँ से शेयर कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। बट आप बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंट फील मत करें, हम आपके साथ में ही हैं। 13 तारीख जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता,
हम आपके साथ में हैं, रहेंगे। ठीक है, निश्चिंत रहें, कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है, और भरोसा रखें। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग पेपर के सॉल्यूशन के साथ में।